हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अध्याय 5 नौजवान भारत सभा का लोहा का घोषणा पत्र। शहीद भगत सिंह और भगवती चरण वोरा ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के प्रयास 1926 से ही शुरू कर दिए थे। अमृतसर में 11, 12 और 13 अप्रैल 1928 को हुए नौजवान भारत सभा के सम्मेलन के लिए सभा के महासचिव और भगवती चरण मौर्य प्रचार सचिव बने। नौजवान साथियों, हमारा देश एक अवस्था की स्थिति से गुजर रहा है। चारों तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास और हताशा का साम्राज्य। देश के बड़े नेताओं ने अपने आदर्श के प्रति आस्था खो दी है और उसमें से अधिकांश को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। भारत की आज़ादी के पैरोकारों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है और उनमें उत्साह का अभाव है। चारों तरफ आज करता है, लेकिन किसी राष्ट्र के निर्माण प्रक्रिया का आजकर्ता अनिवार्यता आवश्यक दौर है। ऐसी ही नाजुक घड़ियों के कार्यकर्ताओं की ईमानदारी की परख होती है, उनके चरित्र का निर्माण होता है, वास्तव कार्यक्रम बनता है और तब नए उत्साह, नई आशा और नए विश्वास और नए जोश खरोश के साथ काम आरंभ होता है। इसलिए इसमें मन ओछा करने की कोई बात नहीं है। हम अपने आप को एक नए युग के द्वार पर खड़ा पाकर बड़े भाग्यशाली हैं। अंग्रेजी नौकरशाही के बड़े पैमाने पर गुणगान करने वाले गीत अब सुनाई नहीं देते। अंग्रेज का हमसे एक ऐतिहासिक प्रश्न है कि तुम तलवार से प्रशासी होंगे या कमल से। अब ऐसा नहीं रहा कि तुम उसका उत्तर ना दिया जाए। लॉर्ड बेंकटेड के शब्द में, हमने भारत को तलवार के सारे जीता और तलवार के बल से ही हम उस अपने हाथ में रखेंगे। इस खरपन ने अब सब कुछ साफ कर दिया है। जलियांवाला और मानवाला के अत्याचारों को याद करने के बाद उदित करना ही अच्छी सरकार सुशासन का स्थान नहीं ले सकती। पेदगी की कही जाएगी, ये बात तो स्वतः स्पष्ट है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत दी हुई सुख संपदाओं के बारे में जो शब्द सुन लीजिए। भारत के उद्योग धंधों के पतन और विनाश के बारे में पालवत गवाही। क्या रामचंद्र दत्त, विलियम डग्बी और दादा भाई नौरोज के सारे ग्रंथों को उद्धृत करने की आवश्यकता होगी? क्या इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रमाण जुटाना पड़ेगा कि अपनी उपजाऊ भूमि तथा खानों के बावजूद आज भारत सबसे गरीब देश में से एक है? कि भारत जो अपनी महासभ्यता पर गर्व कर सकता था, आज बहुत पिछड़ा हुआ देश है जहाँ साक्षरता का अनुपात केवल 5% है। क्या लोग यही नहीं जानते कि भारत में सबसे अधिक लोग मरते हैं और यहाँ बच्चों की मौत का अनुपात दुनिया में सबसे ऊंचा है? प्लेग, हैजा, एम्फिलाइज तथा इसी प्रकार की अन्य महामारियों आए दिन की विविधता बनती जा रही है। क्या बार बार ये सुनना कि हम अनुशासन के योग्य नहीं है एक अपमानजनक बात नहीं है? क्या ये तो इनकी बात नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी और हीरा सिंह और जैसे सूरवीर के बाद भी हमने कहा जाए कि हम अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं है? खेद है, हमने अपने वाणी और व्यवसाय को उसकी शिष्यवास में ही कुचला जाते नहीं देखा। जब बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में गुरु नानक स्टीमशिप चालू करने का प्रयास किया तो पूरे देश कनाडा में भारत आते समय उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और अंत में बजबज बंदरगाह पर उनके साथी मुसाफिरों का गोलियों से खूनी स्वागत किया गया और भी क्या कुछ नहीं किया गया? क्या हमने ये सब नहीं देखा? उस भारत में जहाँ द्रौपदी के सम्मान की रक्षा में महाभारत जैसे महायुद्ध लड़ा गया, वहाँ 1919 में दर्जनों द्रौपदियों और बेइज्जत किया गया, उनके नंगे चेहरों पर थूका गया। क्या हमने यह सब नहीं देखा? फिर भी हम मौजूद व्यवसाय से संतुष्ट है? क्या ये जीने योग्य जिंदगी है? क्या हमें यह महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हम आज़ाद होना चाहिए किसी देवी ज्ञान एवं आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम अवसर की प्रतीक्षा करेंगे या किसी अज्ञात की प्रतीक्षा करेंगे जो हमें महसूस कराए कि हाँ दरिद्र लोग हैं? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई देवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए कि हम आज़ाद हो जाएंगे? क्या हम आज़ादी की बुनियादी सिद्धांतों में अभी भी गए जिन्हें आज़ाद होना है? स्वयं पर चोट करनी पड़ती है। नौजवानों जागो उठो, हम काफ़ी देर से सोच चुके। हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है क्योंकि नौजवान बहादुर होते हैं, उदाहरण भाव होते हैं, क्योंकि नौजवान भीषण अमान्य यंत्रणों को मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं और बेगर किसी प्रकार की हिचकाहट से मौत का सामना करते हैं। क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों और औरतों के लिए खून से लिखा, क्योंकि सुधार हमेशा नौजवान की शक्ति, साहस, आत्मबलिदान और भावुकता विश्वास के बल पर ही प्राप्त हुई है। ऐसे नौजवान जो देश से परिचित नहीं है और जो सोचने के बजाय दिल में से कहीं अधिक महसूस करते हैं। क्या ये जापान के नौजवान नहीं थे जिन्होंने पार्टी आत्र तक पहुंचने के लिए सुखा रास्ता बनाने के उद्देश्य से अपने आप को सैकड़ों की दरदार पर खाइयों में झोंक दिया है और जापान आज विश्व के सबसे आगे बढ़े हुए देश में से एक है? क्या ये पोलैंड के नौजवान नहीं थे जिन्होंने पिछली पूरी शताब्दी पर बार बार संघर्ष किए, प्रयोजित हुए और फिर बहादुरी के साथ लड़े और आज और आज़ादी ढूंढने समाज समान? इटली और ऑस्ट्रेलिया में जो से कितने आज़ाद किए गए थे तरुण इटली ने, युवा तर्कों ने जो कमाल दिखाया, क्या आप उसे जानते हैं? चीन के नौजवान जो कर रहे हैं उसे क्या आप रोज समाचार पत्रों में नहीं पढ़ते हैं? क्या ये रूस के नौजवान नहीं थे जिन्होंने रूसियों के उदाहरण के लिए अपनी कुर्बानी दे दी? पिछली शताब्दी में भर लगातार केवल समाजवादी पक्ष मारने के अपराध सैकड़ों हजारों की संख्या में उन्हें साइबेरिया एवं जलावत किए बिना दस्तों कैविटी जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए जेलों में बंद कर दिया गया कि वे सामाजिकवादी और डिबेटिंग बेस मुलासा चलाने वाली सोसाइटी में के सदस्य बराबर उन्होंने दमन के तूफान का सामना किया, लेकिन उन्हें साहस नहीं खोया और संगठित नौजवान थे और सब जगह नौजवान ही लीडर होकर बेगर किसी हिचकाहट और बेगर लंबी चौड़ी उम्मीद बांधे लड़ सकते हैं और आज इस महान रूस में विश्व की मुक्तिदाता के दर्शन कर सकते हैं। जबकि हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं? पीपल की एक डाल टूटे ही हिंदू की धार्मिक भावना छोटी हो उठती है। बूतों को तोड़ने वाले मुसलमान जो नामक कागज के भूत का कोई फटने की अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट होता है। मनुष्य को पक्षु से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत के लोग पवित्र पक्षु का नाम एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। हमारे बीच और भी बहुत से लोग हैं जो अपने आलसीपन को अंतर्राष्ट्रीयवाद की निरर्थक बकवास के पीछे छिपाते हैं। जब उनसे अपने देश की सेवा करने का कहा जाए तो वह कहते हैं, श्रीमान हम लोग जगत बंधु है और सर्वभौमिक भाईचारे में विश्वास करते हैं, हम अंग्रेजों से नहीं झगड़ना चाहते, वे हमारे भाई है। क्या खूब विचार है, क्या खूबसूरत बुनियादी है को और आत्महत्या की भावना के अभाव को छिपाने के लिए वह असली समस्या पर पर्दा डालकर नकली समस्या खड़ी कर रहे हैं। ये आराम मतलब राजनीतिक हड्डियों के उन मुट्ठी पर टुकड़ों पर
आंखें गड़ाए बैठे हैं, जिन्हें पैसा उनका विश्वास है, सशक्तिकरण उनके समाज फेंक सकते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक बात है कि लोग आज़ादी की लड़ाई से बढ़कर आते हैं, वे बैठ कर ये तय नहीं कर सकते कि इसमें त्याग के बाद उनकी कामयाबी होगी और उसमें उन्हें इतना हिस्सा सुनिश्चित रहना चाहिए। इस प्रकार के लोग कभी भी किसी प्रकार का त्याग नहीं करते। हम ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बेगर उम्मीद के निर्भय होकर और बेगर किसी प्रकार का हिचकिचाहट के लड़ने को तैयार हो, बेगर समान के, बेगर आंसू बहाने वाले और बेगर प्रशासन के मृत्यु आलिंगन मरने को तैयार हो। इस प्रकार के उत्सव के अभाव में हम 2 मोर्चों वाले उन महान युद्ध को नहीं लड़ सकते जिन्हें हमें लड़ना है। ये शुद्ध 2 मोर्चों वाले, क्योंकि हम एक तरफ अंदरूनी शत्रु से लड़ना और दूसरी तरफ बाहरी दुश्मन से। हमारी असली लड़ाई स्वयं और अपनी अयोग्यता के खिलाफ है। हमारा शत्रु कुछ हमारे अपने लोग निजी स्वार्थ के लिए उनका फायदा उठाते हैं। पंजाब के नौजवान दूसरे प्रांतों के युग अपने क्षेत्रों जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। बंगाल के नौजवान ने 3 फरवरी को जिस जागृति का संकट क्षमता का परिचय दिया है, उससे हम सबक लेना चाहिए कि अपनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद हमारा पंजाब राजनीतिक तौर पर बिछड़ा हुआ प्रांत कहा जाता है। क्योंकि लड़ाकू कौम होने के बावजूद हम असंगठित एवं अनुशासित नहीं है। हमें लक्ष्य तलशिला और विश्वविद्यालय पर गर्व है, लेकिन आज हमारे पास संस्कृति का अभाव और संस्कृति के लिए उच्च कोटि का साहित्य चाहिए जिसकी संरचना सुविकसित भाषा के अभाव में नहीं दी जा सकती। दुख की बात है कि आज हमारे पास उसमें से कुछ भी नहीं है। देश के सामने उपस्थित उपयुक्त प्रश्न का समाधान तलाश करने के साथ साथ हम अपनी जनता को आने वाले महान संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारी राजनीतिक लड़ाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही आरंभ हो गई थी। वह कई दौरों से होकर गुजर चुकी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ अंग्रेजों ने नौकरशाही ने भारत के प्रति एक नई नीति अपनाई। हमारे देश में पूंजीपति और निम्न पूंजीपति वर्ग को सलग से लेकर अपनी तरफ मिला रहे हैं और दोनों हित एक हो रहे हैं। भारत में ब्रिटिश पूंजी के अधिक प्रवेश का अनिवार्यतः यह प्रमाण होगा। निकट भविष्य में बहुत शीघ्र हम उस वर्ग को उसके नेताओं के विदेश शासन के साथ जाते देखेंगे। किसी गेलमेज कॉन्फ्रेंस का इसी प्रकार की और किसी संस्था द्वारा दोनों के बीच समझौता हो जाएगा, तब उसमें शेर और लोमड़ी के बच्चों का रिश्ता नहीं रह जाएगा। समस्त भारतीय जनता के आने वाली महान संघर्ष के बेस से आज़ादी के इन तथाकथित कतारों की दूर बेगर किसी समझौते से भी कम हो जाएगी। देश को तैयार करने में भावी कार्यक्रम का शुभारंभ इस आदर्श वाक्य से होगा: क्रांति जनता द्वारा जनता के हित में। दूसरे शब्दों में 98% के लिए स्वराज्य जनता द्वारा प्राप्त नहीं बल्कि जनता के लिए भी एक बहुत कठिन काम। यदि हमारे नेता ने बहुत से सुझाव दिए, लेकिन जनता को जगाने के लिए कोई योजना पेश करने उस पर अमल करने वाले किसी ने भी साहस नहीं किया। विस्तार में किए गए बेगर हम ये दावे ऐसे कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रूसी नवयुवकों की भांति हमारे हजारों मेधावी नौजवानों को अपना बहुमूल्य जीवन गाँव में बिताया पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय क्रांति वास्तव में क्या होगी। उन्हें समझना पड़ेगा कि आने वाली क्रांति का मतलब केवल मालिक की तब्दीली नहीं होगा, उसका अर्थ होगा कि नई व्यवस्था का जन्म एक नहीं रह सकता। ये एक दिन या एक वर्ष का काम नहीं है, कहीं दशकों या द्वितीय आत्मबलिदान ही जनता उस महान कार्य करने के लिए तत्पर कर सकेगा और इस कार्य को केवल क्रांतिकारी युवक ही पूरा कर सकेंगे। क्रांतिकारी से अर्थ सिर्फ एक बम और पिस्टल वाले आदमी से अभिप्राय नहीं है। युवकों के सामने जो काम है वह काफ़ी कठिन है, उसके साधन बहुत थोड़े हैं, उसके मार्ग में बहुत सी बाधा भी आ सकती है, लेकिन थोड़े किंतु निष्ठावान व्यक्ति की लगन उन पर विजय पा सकती है। युवकों को आगे जाने के लिए उनके सामने जो कठिन एवं बाधा से भरा हुआ मार्ग है, उन्हें जो महान कार्य संपन्न कराना है उसे समझना होगा। उन्हें अपने दिल से यह बात के रखना देनी चाहिए कि सफलता मात्र एक संयोग जबकि बलिदान एक नियम है। उसके जीवन अनवरत असफलता के जीवन हो सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह को आजीवन जिस नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, हो सकता है कि उसमें भी अधिक नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़े, फिर भी उन्हें यह कहकर कि अरे ये सब तो भ्रम था, पश्चाताप नहीं करना होगा। नौजवान दोस्त, इतनी बड़ी लड़ाई में अपने आप को अकेला पाकर हताशा मत होना। अपनी शक्ति को पहचाना, अपने ऊपर भरोसा रखो। सफलता आपकी है। धनी निराशन और साधनहीन अवस्था में भाग्य आजमाने के लिए अपने पुत्र को घर से बाहर भेजने समय जस्म गैरिबाल्डी के महान जननी ने उसने जो शब्द कह रहे थे उन्हें याद रखो। उसने कहा 10 में से 9 बार एक नौजवान के साथ जो सबकी अच्छी घटना हो सकती है वह है कि उस जहाज की छत पर से समुद्र फेंक दिया जाए ताकि वह तैरकर या डूबकर स्वयं अपना रास्ता तय कर ले। प्रमाण है उस माँ को जिसने ये सब के और प्रमाण है उस लोगों को जो इन शब्दों पर अमल करेंगे। दीपावली पुनरुत्थान के पश्चिम विधान मेदिनी ने एक बार कहा था, सभा महाराष्ट्र आंदोलन का शुभारंभ जनता के अव्यक्तता अंजनी गहरे प्रभावशाली व्यक्तियों से होता है, जिनके पास समय और बाधाओं के परवाह न करने वाला विश्वास था। इच्छा शक्ति के अलावा और कुछ नहीं होता। जीवन की नौका को लंगर उठाने दो, उसे सागर की तरह रहने दो, फिर लंगर ठहरते हुए चिनचिनाते पानी में पड़ता है। विस्तृत और आश्चर्यजनक सागर पर विश्वास करो, जहाँ जवान हर समय ताजा रहता है और शक्तिशाली धारणा सुंदर होती है। वह अन्याय ऐसे नौजवान कॉम्प्लेक्स का सत्य का तुम्हारा नया विश्व हो सकता है। मत हिचको, अवतार के सिद्धांत को लेकर अपना दिमाग परेशान मत करो और तुम्हें हितोत्साहित मत करने दो। हर व्यक्ति मान हो सकता है, बेशक कि वह प्रयास करे। अपने शहीद को मत भूलो। करता सिंह एवं नौजवान था, फिर भी 20 वर्ष से कम की आयु में ही देश की सेवा के लिए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए वंदे मातरम के नारे के साथ वह फांसी के तक पर गया। भाई बालम कुंचन एवं अविद बिहारी दोनों ने ही जब धैर्य के लिए जीवन दिया। नौजवान थे वे तुमने से ही थे और तुम भी वैसे ही ईमानदार देशभक्त और वैसा ही दिल से आज़ादी को प्यार करने वाले बनने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि वे लोग थे। सब और होश आवास मत खवो, साहस और आशा मत तोड़ो, स्थिरता और दृढ़ता का स्वभाव के रूप में अपनाओ। नौजवान को चाहिए कि वह स्वतंत्रता गंभीरता से शांति और सब्र के साथ सोचे और उन्हें चाहिए कि वह भारतीय स्वतंत्रता के आदर्श को अपने जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में अपनाए। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उन पर अपने आप को बाहरी प्रभाव से दूर एक संगठित करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि एक मक्कार बेईमान लोगों के साथ में ना खेल ले जिनके साथ उनकी कोई समानता नहीं है और जो नाजुक मौके और आदर्श का परित्याग कर देते हैं। उन्हें चाहिए कि संजीदगी और ईमानदारी के साथ सेवा त्याग बलिदान अनुकरणीय बाकी के रूप में अपना मार्गदर्शन बनाए। याद रखिए कि राष्ट्रीय निर्माण के लिए हजारों अज्ञात स्त्री पुरुष को बलिदान की आवश्यकता होती है, जो अपने आराम से हितों के मुकाबले तथा अपने एवं अपने परिजनों के प्राणों के मुकाबले की अधिक चिंता करते हैं। 6/4/1928 वंदे मातरम।